इस दुनिया के चाहे जो भी माता पिता हो, वो अपने बच्चे का अच्छे भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर और अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं और ऐसे कदम उठाते हैं जिसकी वजह से उनके माता पिता समाज में मुंह दिखाने लग नहीं रह जाते। आज की घटना में भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ है। एक लड़की जो अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर, उनके खिलाफ जाकर शादी करती है, लेकिन समय का जो पहिया है चलता रहता है और इसी समय के पहिए में चलते चलते उस लड़की के साथ कुछ ऐसा घटित होता है, कुछ ऐसा घटना घटित होता है जिसकी वजह से वो लड़की इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब ये सच्चाई लोगों को पता चलती है तो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर गलती किसकी है, उस लड़की की या किसी और की। सो नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है आगरा, और इसी आगरा जिले में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है छाता, और इसी छाता थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कचहरी, और यहीं पे रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है राम अवतार। राम अवतार की पत्नी जिसका नाम है माया, और राम अवतार के 3 लड़कियां होती हैं, एक भी लड़के नहीं होते। बड़ी जो लड़की होती है उसकी शादी हो चुकी होती है, जो दूसरी बेटी है उसकी तलाश की जाती है, किसी लड़के से शादी हो जाए तो लड़के की तलाश की जा रही थी। और जो सबसे छोटी लड़की थी जिसका नाम था शिल्पी, और शिल्पी की उम्र जो होती है वो 16 साल की होती है। अभी वो हाई स्कूल में स्टडी करती थी और वो काफी खूबसूरत थी, और खूबसूरत के साथ साथ वो पढ़ने में भी तेज थी। और उसी इलाके के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है इरफान, और इरफान की उम्र जो होती है वो 21 साल की होती है। इरफान जूता फैक्ट्री में काम किया करता था। इरफान के पिता का नाम है सबीर, मोहम्मद सबीर। अब इरफान जब जूता फैक्ट्री में काम किया करता था और उसी गली से होकर शिल्पी हमेशा हाई स्कूल पढ़ा जाया करती थी। जब शिल्पी को वो पहली बार देखा, वो अब हमेशा एक टकी लगाकर शिल्पी को देखा करता था, और वो तब तक देखा करता था जब तक कि शिल्पी उसके नजरों से दूर ना चली जाती। अब इसी तरह से वो रोज देखा करता था और शिल्पी भी इस बात को बहुत जल्दी समझ गई, और इस तरह से शिल्पी और इरफान में दोस्ती हो जाती है, और बाद में ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, और ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। अब इस तरह से दिन गुजरने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो शिल्पी को पता चलता है कि इरफान जो है वो एक मुस्लिम लड़का है, और इसलिए वो भी परेशान होती है। लेकिन वो इस कदर से प्यार करती थी इरफान से कि वो अब धर्म को और मजहब को नहीं देखती और काफी उससे लगाव करने लगती है। अब धीरे धीरे और भी समय बीतता है तो जो ग्रामवासी थे, वहां के जो निवासी थे, वो देख लेते हैं और वो आकर राम अवतार से बताते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है उसका संबंध वो किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। जब राम अवतार को ये बात पता चलता है तो राम अवतार बिना देरी किए हुए अपने बेटी के पास पहुंचता है, शिल्पी के पास पहुंचता है और उससे पूछना शुरू करता है। तो शिल्पी भी सभी बात को सच्चाई बता देती है, सभी बात को रख देती है कि हाँ, मैं इरफान से बेहद प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। जब राम अवतार इस प्रकार का बात सुनता है तो वो शिल्पी का सब कुछ रोक देता है। वो शिल्पी को पढ़ने नहीं जाने देता है और वो घर से बाहर नहीं जाने देता अब शिल्पी को। अब शिल्पी भी परेशान हो जाती है, इधर इरफान भी परेशान, क्योंकि जो राम अवतार था वो अपने बेटी को स्कूल नहीं जाने देता था। लेकिन किसी तरह समय निकालकर इरफान और शिल्पी एक दिन घर से फरार हो जाते हैं। जब वो घर से फरार हो जाते हैं तो जो गांववासी होते हैं काफी गुस्सा होते हैं राम अवतार पे और कहते हैं कि जाओ और जाकर मुकदमा दर्ज करो उस लड़के पे, वो अगवा कर लिया है तुम्हारे बेटी को। फिर राम अवतार देरी ना करते हुए थाना स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पे FIR दर्ज करवाता है कि वो जो लड़का है मेरे बेटी को अगवा कर लिया है। अब पुलिस FIR दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद ढूंढना शुरू कर देती है। करीब 7 दिन का वक्त बीत जाता है। फिर पुलिस इरफान को पकड़ लेती है। जब इरफान को पकड़ा जाता है, जब ये दोनों को पकड़ा जाता है तो कोर्ट में पेश किया जाता है, तो पता चलता है कि जो लड़की है शिल्पी वो नाबालिग थी, जिसके वजह से कोर्ट जो है शिल्पी को उसके घर पे, उसके घर वालों के पास भेज देती है। लेकिन जो लड़का था इरफान, ये 21 साल प्लस था, तो इसको जेल हो जाती है।
अब जब जेल हो जाती है तो शिल्पी को जब ये बात पता चलता है कि उसका जो प्रेमी है उसका जेल हो चुका है, वो काफी परेशान होती है, वो गुस्सा होने लगती है अपने माता पिता पे। वो कहती है कि यही मेरे दुश्मन हैं, और इस तरह का ख्याल वो अपने मन में रखती है। और धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। 3 महीने के बाद जो इरफान है फिर वो जेल से निकल के चला आता है, और इधर शिल्पी भी अपने घर पे ही रहती है। अब ये दोनों एक दूसरे से फिर बातें करने लगते हैं, मिलते तो नहीं है लेकिन बातें करते हैं। बातें करते करते पुनः दोबारा वो डेट होता है 28 अगस्त 2010। इसी दिन को वो लोग फिर से फरार हो जाते हैं, और वो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद कोर्ट मैरिज करने को सोचते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे जो शिल्पी है उसका उम्र कम था, वो नाबालिग थी, इसीलिए कोर्ट शादी करने की इजाजत नहीं देती है। बाद में जो इरफान है वो शिल्पी के साथ मुस्लिम धर्म के अनुसार अपना सगाई करता है, शादी करता है। निकाह करने के बाद वो शिल्पी को अपने घर लेके चला जाता है। और इधर राम अवतार काफी परेशान होता है, और गांव वाले कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन राम अवतार उसी पल जाता है पुलिस स्टेशन और फिर से एफआईआर कर देता है इरफान के प्रति कि इरफान ने ही ऐसा कुछ किया है, और फिर से वो अगवा करके मेरे बेटी को लेके चला गया है। अब पुलिस इस बार तो ढूंढते ढूंढते करीब 1 महीने का वक्त बिता देती है, लेकिन 1 महीने बाद जब वो फिर से इरफान को पकड़ती है तो इरफान को जेल भेज दिया जाता है। और वो लड़की थी, अभी भी नाबालिग थी, तो इसलिए कोर्ट का आदेश होता है कि ये अपने माता पिता के साथ रहे। लेकिन जो शिल्पी होती है वो काफी खिलाफ थी, अपने माता पिता के खिलाफ थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि यही मेरे माता पिता हैं जो मेरे जिंदगी को बर्बाद कर दिए हैं, मेरे पति को जेल भेजवा दिए हैं, और इसीलिए वो काफी गुस्सा होकर कहती है कि मैं इनसे नाता नहीं रखूंगी और मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन बाद में कोर्ट का आदेश होता है कि शिल्पी को नारी निकेतन भेज दिया जाए, और बाद में शिल्पी भी नारी निकेतन में चली जाती है, लेकिन अपने मायके नहीं जाती, अपने घर वालों के पास नहीं जाती। करीब इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। 1.5 साल का वक्त जब बीतता है तो इरफान जेल से रिहा हो जाता है, और शिल्पी भी अब बालिग हो चुकी थी। तो अब इस तरह से जो इरफान है शिल्पी को लेकर अपने घर जाता है, और वहां पे बहुत अच्छे से जिंदगी को बिताने लगते हैं ये दोनों। और इरफान की बात करें तो इरफान का जो माली हालत था वो काफी खराब हो चुका था। जो सारे पैसे थे वो कोर्ट में लगा दिए गए थे, कोर्ट कचहरी में। इसके वजह से इरफान का घर जो था वो दयनीय था, और उसकी जो माली हालत थी काफी खराब हो चुकी थी। शिल्पी का डिमांड भी वो पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन का वाकया होता है कि अब ये चिड़चिड़ा सा होने लगते हैं, क्योंकि घर की माली हालत खराब थी, और इसीलिए इरफान अपने बीबी को यानी कि शिल्पी को हाथ उठा देता है। और जैसे ही हाथ उठाता है तब जाके शिल्पी को एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसको अब पता चल रहा था, क्योंकि जो प्यार का नशा था, जो भूत था, अब इन दोनों पर से उतर गया था। और इस तरह से इन दोनों का जिंदगी धीरे धीरे अब तनाव में चलने लगा था, और ये दोनों एक दूसरे से काफी झगड़ा किया करते थे हर एक छोटी बात पे। लेकिन शिल्पी क्या करे, वो अपने घर से नाता भी तोड़ ली थी, और इस तरह से अब वो घर भी नहीं जा सकती थी, अपने मायके नहीं जा सकती थी। जैसे तैसे वो इरफान के साथ अपना जिंदगी व्यतीत करने लगती है। वक्त बीतता चला जाता है। अब एक दिन का वाकया होता है कि इतनी माली हालत खराब हो जाती है कि शिल्पी अपने मायके जाती है। जब मायके वो आती है तो सबसे पहले वो खबर पहुंचाती है माँ के पास। जब माँ को पता चलता है कि शिल्पी आई हुई है तो माँ घर से खाना बनाकर उससे मिलने के लिए जाती है। अपने बेटी को देखकर रोने लगती है, गले मिलती है उससे। लेकिन वो जब शिल्पी सभी बातें बताती है माँ से कि मेरी माली हालत बहुत ही खराब चल रहा है, हम लोग काफी दयनीय स्थिति में हैं, मुझे मदद की जरूरत है। जब ये बात राम अवतार को पता चलता है तो राम अवतार काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं उसी पल अपने बेटी से नाता तोड़ लिया था, वो ना मेरे लिए बेटी थी और ना मैं उसके लिए पिता था। जब ये शिल्पी बात सुनती है तब वो वहीं से घर नहीं आती, रास्ते से ही वो चली जाती है अपने ससुराल, और वहीं जाके जिंदगी व्यतीत करने लगती है। और धीरे धीरे समय बीतने लगता है, और इसी समय चक्र में एक दिन खबर पहुंचती है राम अवतार के पास। वो डेट होता है 12 दिसंबर 2010। उस दिन खबर आती है कि शिल्पी की उसके ही घर में हत्या कर दी गई है। जब ये बात राम अवतार को पता चलती है तो राम अवतार भागे दौड़े पहुंचता है जब इरफान के घर, तो पता चलता है कि वहां पे इरफान के घर कोई नहीं है, सभी कोई वहां से भाग गए हैं, और बेटी जो है वहां पे डेथ पड़ी हुई है।
इरफान ये सब देखता है और देखने के बाद क्रियाक्रम करने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिर से FIR करता है। तो इरफान पे और इरफान के 2 भाई होते हैं उन पे भी, और इरफान का जो पिता होता है मोहम्मद सबीर, उस पे भी मुकदमा दर्ज कर देता है कि ये लोग मेरे बेटी का हत्या कर दिए हैं। और इस तरह से पुलिस जो है अब फिर से इरफान के घर वालों को ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते सबसे पहले पुलिस सबीर को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो सबीर कहता है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ और कौन उसका हत्या किया। लेकिन पुलिस पूरी जोर लगा देती है ये सच्चाई लाने के लिए। लेकिन इरफान का जो पिता होता है सबीर, वो कहता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है। फिर पुलिस उसे जेल में भेज देती है। फिर इरफान के 2 भाई होते हैं, 1 सप्ताह बाद उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद वो दोनों भाई बताते हैं कि साहब हम लोग भी नहीं जानते कि कैसे भाभी की मौत हो गई, आखिर क्या हुआ था और क्यों उनकी डेथ हो गई। पुलिस फिर इनसे भी पूरी जोर कोशिश करती है कि सच्चाई पता चले, लेकिन कुछ सच्चाई नहीं था। वो अपने बात पे अटल थे कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। अब पुलिस उन लोगों को भी जेल भेज देती है और समय बीतता चला जाता है। और 1 महीने बाद जो इरफान है वो खुद अपने आप को पुलिस स्टेशन आता है, वहां पे आकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। जैसे वो सरेंडर करता है तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर वो हत्या का कारण क्या था, किसने उसकी हत्या की थी। तो इरफान है सभी सच्चाई को बताता है कि साहब उसकी हत्या किसी ने नहीं की थी। इरफान कहता है कि साहब वो खुदकुशी की थी, आत्महत्या की थी, और आत्महत्या कर ली थी तो हम लोग काफी डर गए थे, मेरे घर वाले सभी लोग भाग गए थे, मैं भी भाग गया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो आत्महत्या की थी। तो पुलिस सभी बात को सुनती है और उसके बाद से इरफान को भी जेल में डाल देती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, अवेयर करना है। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।